नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करती हूं कि आप भी बढ़िया होंगे। आप सबके एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत ही कम समय बचा है। हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जा सके आपको एग्जाम्स के लिए। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, बिहार का करंट अफेयर्स है, इंडिया का करंट अफेयर्स है, जो स्टैटिक पार्ट है, वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपके एग्जाम में वो उतने ही हेल्पफुल होंगे। और जो करंट अफेयर्स है वो तो अदर एग्जाम्स में भी आपके काम आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब यहाँ से जो सीरीज चलने वाली है वो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की चलेगी। 2-4 टेस्ट अभी आने वाले जो हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखिएगा एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। अब जैसे पहला सवाल है कि 2025 में पद्मश्री से सम्मानित बिहार के पत्रकार कौन है। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा हर साल दिए जाते हैं। लेकिन अगर किसी स्टेट में, अगर हम कोई स्टेट एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आपका बिहार पुलिस का एग्जाम है और बिहार से किसी को ये अवार्ड दिए गए हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, तो वो उस साल का पेटेंट क्वेश्चन है, वो आएगा ही आएगा। तो इस वजह से ये क्वेश्चन तो मान के चलिए कि ये आपको एग्जाम हॉल में मिलने ही मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इस बार 2025 में पद्मश्री से बिहार के एक पत्रकार हैं वो सम्मानित हुए, और जब पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं तो ये सवाल तो मिलेगा ही मिलेगा। ऑप्शन है नीरजा देवी, भीम सिंह भावेश, सुशील कुमार और रश्मि सिन्हा। तो इस बार 2025 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाले हैं बिहार के भीम सिंह भावेश जी। कौन? भीम सिंह भावेश। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मुसहर समुदाय के लोगों की शिक्षा के लिए काम किया था। एक मुसहर समुदाय है, मुसहर समुदाय की शिक्षा के लिए इन्होंने काम किया था। लेकिन सवाल यह है कि ये तो पत्रकार थे, तो फिर शिक्षा के लिए इन्होंने कैसे काम किया? भीम सिंह भावेश जी ने एक संस्था है नई आशा। क्या संस्था है? नई आशा। इस संस्था के माध्यम से मिलके, नई आशा, इस संस्था के साथ मिलके इन्होंने मुसहर समुदाय के लिए शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया है। तो अगर सवाल आता है कि 2025 में बिहार से किसे पद्मश्री मिला, तो नाम है भीम सिंह भावेश जी। इन्होंने किस समुदाय के लिए काम किया? मुसहर समुदाय की शिक्षा के लिए काम किया। ये पेशे से क्या है? ये भी पूछ सकता है कि पद्मश्री से सम्मानित भीम सिंह भावेश जी पेशे से क्या है, तो ये पेशे से पत्रकार। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा, इन्होंने किस संस्था के साथ मिलकर मुसहर समुदाय के लिए काम किया, तो संस्था का नाम क्या है? नई आशा। संस्था का क्या नाम है? नई आशा। ये बात याद रखिएगा। और एक चीज जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो क्या कि 2025 पद्म विभूषण पुरस्कार जितने लोगों को भी दिए गए हैं उनके नाम आप एक बार जरूर देख कर जाइएगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो पद्मश्री बिहार से किसे मिला? भीम सिंह भावेश जी को, मुसहर समुदाय की शिक्षा के लिए किस संस्था के सहयोग से? नई आशा। और इन्होंने बिहार में कई जगह स्वास्थ्य शिविर, 100 से ज्यादा स्वास्थ्य शिविरों का भी आयोजन किया है। ठीक है, तो भीम सिंह भावेश जी का नाम याद रखिएगा। अगला सवाल है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये इस साल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस बार बिहार में हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन है वो इस बार बिहार में हुआ है, तो यहां से सवाल आना बिल्कुल तय। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार के किस खिलाड़ी ने शूटिंग में कांस्य पदक जीता? अब खेलो इंडिया यूथ गेम है, बिहार में हुआ इसलिए महत्वपूर्ण है। और बिहार से यदि किसी ने पदक जीत लिया है, या जैसे कि स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक, तो वो और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? बिहार में। बेसिकली बिहार में कई सारी जगहों पे हुआ है, जैसे पटना है, गया है, राजगीर है, इन सारे क्षेत्रों में हुआ है। और ये आयोजन हुआ कब से कब तक है? ये हुआ है 4 मई से लेके 15 मई तक। ये डेट याद रखिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए हैं? 4 मई से लेके 15 मई तक। किस राज्य में हुए हैं? तो बिहार में हुए। क्लियर? पहली बात तो ये जानना जरूरी है। दूसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या था? बताइए, पूछ लेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या था। शुभंकर पूछने का कारण यह है कि इस बार बिहार में ही हुआ है, तो जब ये गेम बिहार में हुआ है तो इसका शुभंकर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है या नहीं हो जाता है? बताइए। गज सिंह, गज सिंह इसका शुभंकर था। गज बेसिकली शक्ति का प्रतीक होता है, पावर का। गज पावर का प्रतीक था और सिंह जो है दिल का यानी कि हार्ट का प्रतीक था। क्लियर? तो शुभंकर क्या था? शुभंकर था गज सिंह। ये सारे सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ है? इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन बिहार में हुआ है। इस वजह से पहली बात तो डेट 4 मई से लेकर 15 मई। शुभंकर क्या था? शुभंकर गज सिंह था। अब आते हैं पदक पे। बिहार से यदि किसी ने पदक जीता है तो वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सवाल देखिए, सवाल में पूछा गया है कांस्य पदक किसने जीता?
कांस्य पदक किसने जीता? ऑप्शन है दिव्याश्री, रुद्र प्रताप सिंह, संभवी क्षीरसागर और पार्थ माने। बताइए कांस्य पदक किसने जीता था? और मुझे ये भी बताइएगा कि स्वर्ण पदक भी जीता गया है किनके द्वारा? प्रेरणा कुमारी, महिका कुमारी और खुशी यादव, इन तीनों ने स्वर्ण पदक जीता है। और दिव्या श्री, इन्होंने ग्रुप मिक्स्ड में 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो कांस्य पदक पूछा था, तो कांस्य पदक किसने जीता है? कांस्य पदक जीता है दिव्याश्री ने। क्लियर? तो याद रखिएगा दिव्याश्री ने क्या जीता है? कांस्य पदक 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स्ड फॉर्म में जीता है। क्लियर? तो कांस्य किसको मिला? दिव्याश्री को। महिका कुमारी, खुशी यादव और प्रेरणा को क्या मिला है? स्वर्ण पदक मिला है। तो ये भी याद रखिएगा कि स्वर्ण पदक किन किन लोगों को दिया गया है। स्वर्ण पदक बेसिकली प्रेरणा, महिका कुमारी और खुशी यादव को मिला है और दिव्याश्री को कांस्य। कब हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम? 4 मई से लेकर 15 मई तक हुआ है। शुभंकर क्या था? गज सिंह। साइंस का क्वेश्चन है, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक कौन सी है? चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक कौन सी है? कौन सी मेडिकल टेक्निक है जो चुंबकत्व पर आधारित है? ऑप्शन है NRI, MRI, CRI, FRI। बताइए। देखिए MRI एक ऐसी तकनीक है जो चुंबकत्व पर काम करती है। कैसे? देखिए MRI का उपयोग क्यों होता है? शरीर के अंदर मान लीजिए कोई चोट है, जैसे हमारे मस्तिष्क में कोई चोट है, कुछ आघात कभी लगा हुआ है, उसका पता लगाने के लिए, हड्डियों में सूजन का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? हम MRI करवाते हैं। ठीक है, तो ये किस टेक्निक पर आधारित है? ये चुंबकत्व की टेक्निक पर आधारित। तो अगर कभी सवाल आता है कि चुंबकत्व की टेक्निक पर कौन सी चिकित्सीय तकनीक है, तो कौन सी चिकित्सीय तकनीक है? MRI है। ये रेडियो तरंगों का यूज करती है, चुंबकीय और रेडियो तरंगों का यूज करती है और शरीर के अंदर का जो चित्र है वो बाहर दिखाती है। शरीर के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इनकी जो एक्टिविटी है वो कैसे काम कर रहे हैं, उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? MRI टेक्निक का उपयोग करते हैं। और MRI टेक्निक किस पर आधारित है? चुंबकत्व और रेडियो तरंगों का यूज करके ये रेडियो वेव्स यानी रेडियो तरंगों का उपयोग करती है ये टेक्निक। तो चुंबकत्व और रेडियो तरंगों का यूज करके कौन सी टेक्निक होती है? MRI। शरीर के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी देती है। तो क्या है, कौन सी टेक्निक है? MRI टेक्निक। तो चुंबकत्व पर आधारित टेक्निक कौन सी हो गई? MRI। अगला सवाल है, वेस्ट चंपारण जिले का कौन सा चावल GI टैग धारक है? मतलब वेस्ट चंपारण का कौन सा चावल है जिसे GI टैग प्रदान किया गया है? बताइए। कतरनी चावल है, सोना मसूरी है, मरचा राइस है और बासमती है। बताइए कौन सा वेस्ट चंपारण। और ये मुझे बताइए कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कमेंट करिए कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। कौन सा चावल है जो GI टैग धारक है वेस्ट चंपारण का? बताइए जल्दी। ये है मरचा राइस। मरचा राइस है, ये काली मिर्च के आकार का समथिंग होता है। इसकी जो स्मेल है कहते हैं वो बहुत अच्छी होती है। एक अलग तरह का सुगंधित चावल है, लेकिन ये बासमती की श्रेणी में नहीं आता है, गैर बासमती राइस है ये। तो ये कभी अगर सवाल आए कि ये बासमती श्रेणी का है तो बिल्कुल नहीं, ये गैर बासमती श्रेणी का है। और इसे GI टैग कब प्रदान किया गया था? मरचा राइस को GI टैग प्रदान किया गया था 2023 में। क्लियर? और ये कहाँ का है? वेस्ट चंपारण जिले का फेमस है। और बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बताइए। तो मरचा राइस कहाँ का फेमस है? वेस्ट चंपारण का। इसको GI टैग कब मिला? 2023 में मिला। और ये कैसा है? ये गैर बासमती राइस है और इसकी खुशबू एक अलग तरह की खुशबूदार जो चावल है वो है ये। ठीक है, किसके आकार का होता है मरचा राइस? काली मिर्च के आकार का होता है। एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसने लिखी है? बहुत फेमस बुक है, बहुत फेमस बुक है, पूछ लेगा। एग्जाम वॉरियर बुक किसने लिखी है? अभी हाल ही में ये बुक लिखी गई है, 2018 में लॉन्च हुई, 2018 में। बताइए किसने लिखी है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, अटल बिहारी वाजपेयी। बताइए एग्जाम वॉरियर बुक किसने लिखी है? बताइए भाई, बहुत ज्यादा चर्चित किताब है ये। एग्जाम वॉरियर बुक लिखी है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और जो किस चीज के लिए लिखी है इन्होंने? बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं, जो परीक्षा के दबाव में आ जाते हैं, तो परीक्षा के दबाव से कैसे निपटा जाए, इसके लिए इन्होंने बच्चों के लिए एक बुक लिखी है, एग्जाम वॉरियर। इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा लिखी गई किताब। तो एग्जाम वॉरियर बुक किसकी है? हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की। क्लियर? कब लिखी थी? 2018 में। याद रखिएगा। क्यों लिखी गई है?
कि बच्चे परीक्षा के दौरान जो दबाव महसूस करते हैं उसे वो कैसे हैंडल करें। आप सबको पता है कि कई सारे जो कोटा वगैरह में आपको केसेस सुनने में आते हैं कि बच्चे ने सुसाइड कर ली एग्ज़ाम के टेंशन में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, बढ़ते समय के साथ जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, हमारी आपसी प्रतिस्पर्धाएं बढ़ रही हैं, तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इसी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक बुक लिखी एग्ज़ाम वॉरियर की जब एग्ज़ाम आता है तो बच्चे उस एग्ज़ाम के दबाव को कैसे हैंडल करें। तो बुक का नाम क्या है? एग्ज़ाम वॉरियर, याद रखिएगा। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए क्या घटाया जाता है? जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए क्या घटाया जाता है? एक चीज़ और, एक कंसर्न जो आप सबने मुझे बोला है कि जब आपका वीडियो आता है तो हमने चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो दो स्थितियों में नोटिफिकेशन नहीं आता है। पहला तो या तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है अगर फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो उसका कारण है कि आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया है। तो बेल आइकॉन वहाँ पे एक साइन होता है, उसे क्लिक कर दीजिएगा, मतलब टच कर दीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि जब भी नया वीडियो आएगा तो आपको अपने आप नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। वो नोटिफिकेशन इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया है। क्लियर? चलिए, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए किसको घटाया जाता है? जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और एनएनपी का नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो पहली बात तो फुल फॉर्म पूछता है, जीएनपी का, जीडीपी का, एनएनपी का फुल फॉर्म पूछ लेता है कि जीडीपी का फुल फॉर्म बताइए, जीएनपी का फुल फॉर्म बताइए, एनएनपी का फुल फॉर्म बताइए। तो जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। अभी तो इजी लगता है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में 4 ऑप्शन दिए होते हैं ना और बहुत मिलते जुलते, तो अधिकतर लोग गलत कराते हैं। तो क्या है? याद रखिएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फुल फॉर्म है जीएनपी का। एग्जाम हॉल में ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन दे देगा सेम वहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे था क्या, लग तो सब सही रहे हैं। और एनएनपी का फुल फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर? अब आप आते हैं सवाल पे कि जीएनपी से अगर हमें एनएनपी निकालना है तो हम किसको घटाते हैं। आप सबको पता है कि जब मशीनों में जब आप कोई व्यापार करते हैं तो मशीनों में क्या होता है? घर्षण आता है, मशीनें खराब होती हैं, कुछ टूट फूट भी होती है, वही कहलाता है क्षरण यानी कि डेप्रिसिएशन। जब कोई आप व्यापार चला रहे होते हैं तो उन स्थितियों में आपको हानि भी होती है। हानि किस रूप में होती है? मान लीजिए आपका जो मशीन थी वो खराब हो गई, मशीन खराब हो गई, ठीक है, उपकरण आपके टूट गए, जो उपकरण थे वो आपके टूट गए, मशीनों में घिसाव हो गया, ये सब क्या है? ये सब क्षरण है यानी कि डेप्रिसिएशन है। यहाँ आपकी लागत लगेगी, ना कोई आपको वापस कुछ मिलने वाला है। तो जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में यानी कि जीएनपी में यही क्षरण, यही जो हानि है अपनी वो घटा देते हैं तो टोटल निकल आता है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। समझ में आया कि जब हम जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हमारी जो लागत लगने वाली है, जैसे हमारी मशीनें घिस गई हैं, हमारे उपकरण घिस गए हैं, हमें कुछ टूट फूट हुई है, उसकी हानि है, उस सब हानि को जब हम घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो जीएनपी से एनएनपी प्राप्त करने के लिए हमने क्या घटाया? जो मशीनों की खराबी थी, उपकरणों में घिसाव था, वो घटाया। तो क्या मिल गया? ये था जीएनपी और ये क्या है? एनएनपी। इससे हमने क्या घटाया? इससे हमने घटाया डेप्रिसिएशन यानी कि क्षरण। इससे क्या घटाया हमने? क्षरण को घटाया। क्षरण क्या होता है? डेप्रिसिएशन क्या होता है? मशीनों में जो टूट फूट होती है, घिसाव होता है, जो हानि होती है, वो सब होता है डेप्रिसिएशन के अंतर्गत। तो वो घटाने पे हमारा निकल आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो याद रखिएगा कि जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए क्या घटाएंगे हम? डेप्रिसिएशन यानी कि क्षरण। क्लियर? जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी का फुल फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट। चलिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? इंडेक्सेस हर साल पूछा जाने वाला सवाल है, हर साल, और ये मान के चलिए ये सवाल आने ही आने। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंकिंग क्या है? बताइए। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंकिंग 129, 131, 127, 141। बताइए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्या होता है? मतलब भारत में लड़कों की तुलना में लड़की और लड़कियों की जो जनसंख्या है उनमें क्या तुलना है, पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या में कितना अंतर है, यही कहलाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो जो लैंगिक असमानता है उसके विषय में ये रिपोर्ट देती है।
तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंकिंग है बताइए, इंडिया की क्या रैंकिंग है? इंडिया टोटल 148 देशों में 131 नंबर पे, स्थिति बेहतर है नहीं भारत की। टोटल कितने देश हैं? 148। इन 148 देशों में भारत किस नंबर पे है? भारत है 131वें नंबर पे। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? इंडिया है 131वें नंबर पे। और कभी कभी पूछ लेता है कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे है आइसलैंड। फर्स्ट नंबर पे कौन है? कौन सा देश है? आइसलैंड। क्लियर? ये जो इंडेक्सेस हैं, मैं जितने मॉक टेस्ट आपको कराने वाली हूं, मैंने सारे में सभी टेस्ट में ये क्वेश्चंस रखे हैं इंडेक्सेस वाले, ताकि आपको हर मॉक टेस्ट में ये इंडेक्स तो रिपीट हो ही जाए। जैसे मैंने इस पेपर में कुछ इंडेक्सेस रखे हैं, कुछ प्रीवियस जो पेपर करवाया है मैंने, पहले का जो मॉक टेस्ट है, 1 और 2 मॉक टेस्ट 3 मॉक टेस्ट जा चुके हैं, उन तीनों मॉक टेस्ट में मैंने कुछ इंडेक्सेस की रैंकिंग करवाई, ताकि आपको हर मॉक टेस्ट में ये वाला जो पोर्शन है आपका कंप्लीट होता चला जाए। तो सारे सेगमेंट्स के जो क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, वो आपको देखने को मिलेंगे ही। तो जो जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया है, वो पहले मॉक टेस्ट से लेके लास्ट तक के मॉक टेस्ट जरूर लगा लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट लाया गया था, साइंस की प्रैक्टिस सीरीज लाई गई थी, साइंस की एक अलग से सीरीज पूरी एक वीडियो में है, जिन्होंने नहीं देखा है जाके वो साइंस की पूरी सीरीज देख लीजिए, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हैं उसमें, तो वो भी देख लीजिएगा। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग है 131। टोटल कितने देशों में? 148 देशों में। कभी भी पूछ लेता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे है आइसलैंड। तो इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 131, याद रखिएगा, जो बहुत बेहतर तो नहीं। मगही पान को किस टैग से नवाजा गया है? देखिए, जो मगही पान है बेसिकली वो मगध क्षेत्र का है। कहाँ? मगध क्षेत्र का है, नालंदा वाला एरिया जो है मगध क्षेत्र का है मगही पान। मगही पान की विशेषता ये है कि जो इसके पत्ते होते हैं वो बहुत कोमल होते हैं। जो इसके पत्ते होते हैं वो कोमल होते हैं, पतले होते हैं और मीठे होते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या मिला है? इस मगही पान को इस मगही पान को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। तो याद रखिएगा, दक्षिणी बिहार का ये क्षेत्र है जहां पे मगही पान बहुत ज्यादा फेमस है। तो मगही पान को किस टैग से नवाजा गया है? जीआई टैग से। कहाँ का फेमस है ये? तो मगध क्षेत्र का बहुत ज्यादा फेमस है। इसके पत्ते बहुत कोमल होते हैं बेसिकली, तो याद रखिएगा। चलिए, मगही पान कहाँ? मगध का क्षेत्र। अरे वो जो दक्षिण बिहार में औरंगाबाद का जो क्षेत्र है ना, वहां पे इस मगही पान का बहुत ज्यादा ट्रेंड कह लीजिए, तो इसे जीआई टैग दिया गया है। भारत में भारतीय दंड संहिता आईपीसी का मसौदा किसने तैयार किया था? भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इसका मसौदा भारत में किसने तैयार किया था बताइए? विलियम वेडरबर्न ने, थॉमस बेंगटन मैकाले, मैरिस लिनफोर्ड गेवर, हेनरी मैकमोहन। बताइए, आईपीसी का जो मसौदा है वो किसने तैयार किया था? जल्दी बताइए, आईपीसी का जो मसौदा है वो किसने तैयार किया था? जो आईपीसी का मसौदा था वो बेसिकली मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग द्वारा, मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। अब आप मुझे बताइए कि प्रथम विधि आयोग कब बनाया गया था? बताइए। और ये भी बताइए साथ साथ कमेंट करके, जो 23वां लॉ कमीशन है इंडिया का, उसके अध्यक्ष कौन है? जो अभी 23वां विधि आयोग बना है इंडिया का, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये सवाल पूछ सकता है कि लॉ कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। फिर तो आप उसे देख के बताइए। तो भारतीय जो दंड संहिता है आईपीसी का, उसका मसौदा किसने तैयार किया था? मैकाले ने तैयार किया। मैकाले की अध्यक्षता में, याद रखिएगा, मैकाले की अध्यक्षता में हुआ था। और तैयार किसने किया था? प्रथम विधि आयोग ने। तो मैकाले की अध्यक्षता में जो आईपीसी का मसौदा है, भारतीय दंड संहिता का मसौदा, वो किसने तैयार किया था? प्रथम विधि आयोग द्वारा। और किसकी अध्यक्षता में? तो मैकाले की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। अब आप मुझे ये बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके कि जो 23वें विधि आयोग है, 23वां जो लॉ कमीशन है, विधि आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन है? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? गूगल करिए, कुछ भी करिए, कमेंट करके बताइए 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग द्वारा। मगही पान कहाँ का है? मगही पान मगध क्षेत्र का है।
ग्लोबल पीस इंडेक्स, फिर से एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स आ गया, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 पूछेगा। 25 बताइए, अब तो 25 आ चुका है ना, 25 बताइए। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंकिंग क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंकिंग क्या है बताइए। अब हमने 25 कर लिया है ना, तो एक ऑप्शन यहाँ पे चेंज होगा। बताइए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंकिंग क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स में इस साल इंडिया की रैंकिंग है 115। कितनी है? 115। और ग्लोबल पीस इंडेक्स क्या होती है? पीस इंडेक्स में बेसिकली जो आंतरिक संघर्ष चल रहे होते हैं किसी देश में, किसी बाहरी देश के साथ युद्ध चल रहा है, वहाँ के लोगों की जो आंतरिक स्थितियाँ होती हैं उस आधार पर ये इंडेक्स बनाई जाती है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया किस नंबर पर है? 115वें नंबर पे है। याद रखिएगा फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे है आइसलैंड। अगेन फर्स्ट नंबर पे कौन है? आइसलैंड। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंकिंग है 115वीं। और पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है आइसलैंड। और टोटल कितने देशों में है भारत? 115। कभी कभी पूछ लेता है, तो टोटल 163 देशों में। टोटल 163 देशों में भारत किस नंबर पर है? 115वें नंबर पर। तो ये बात आपको याद रखनी है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंकिंग क्या है? 115। टोटल कितने देशों में? 163 देशों में। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे है आइसलैंड। क्लियर? चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं बताइए। सुरकोटदा, वनावली, मांडा, कालीबंगा। जल्दी बताइए कहाँ मिले हैं घोड़े के अवशेष? जल्दी बताइए। घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा में। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात के कच्छ में। गुजरात के कच्छ में। तो घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात के कच्छ में है। बनावली से क्या मिला है? बनावली से मिट्टी का खेत मिला है, मिट्टी का हल, मिट्टी का हल मिला है, जिसे टेराकोटा का भी हल बोलते हैं। मिट्टी का हल मिला है। बनावली से क्या मिला है? मिट्टी का हल, जिसे टेराकोटा का भी हल बोलते हैं। कालीबंगन से क्या मिला है? कालीबंगन से मिले हैं जुते हुए खेत। जुते हुए खेत पूछता है ये कि कहाँ से क्या क्या मिला है। लोथल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा बंदरगाह। मांडा क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु, जो किस नदी के किनारे था? चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे था मांडा? चिनाब नदी के किनारे था। तो घोड़े के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? सुरकोटदा में। कहाँ है सुरकोटदा? गुजरात कच्छ में है। बनावली से क्या मिला है? मिट्टी का हल मिला है। कालीबंगन से जुते हुए खेत मिले हैं। मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उच्च बिंदु है। क्लियर? तो कहाँ से मिले हैं घोड़े के अवशेष? सुरकोटदा से। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात के कच्छ में है। बनावली से क्या मिला है? मिट्टी का हल मिला है, जिसे टेराकोटा के नाम से भी जाना जाता है, टेराकोटा का हल। कालीबंगन से जुते हुए खेत मिले। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? विक्रमशिला गंगा जो डॉल्फिन अभ्यारण्य है, बहुत फेमस अभ्यारण्य है, किस जिले में स्थित है बताइए। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जिले में है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जिले में है? बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज। कहाँ है? बिल्कुल सही, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है, सुल्तानगंज से कहलगांव तक। कहाँ? सुल्तानगंज से कहलगांव तक। कहलगांव तक है। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जिले में है? तो भागलपुर में है। सुल्तानगंज से कहाँ तक है? कहलगांव तक है। राइटिंग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। सुल्तानगंज से कहाँ तक है? कहलगांव तक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है, जो पहला मॉक टेस्ट करवाया था मैंने, कि जो डॉल्फिन है वो IUCN की किस लिस्ट में आती है। चूंकि बिहार में पहला खुला है डॉल्फिन अभ्यारण्य। अब डॉल्फिन अभ्यारण्य अगर खुला हुआ है तो जरूरी थोड़ी है कि अभ्यारण्य से रिलेटेड ही सवाल पूछे। क्या डॉल्फिन से रिलेटेड सवाल नहीं पूछ सकता? घुमा देगा एग्जामिनर, क्योंकि आप सब तो ये पढ़ के जा रहे हैं कहाँ है भागलपुर में, कहाँ है भागलपुर में, लेकिन एग्जामिनर का मूड घूमा तो उसने घुमा दिया आपको ही कि अभी तुम ये बताओ कि डॉल्फिन से रिलेटेड है ना, तो मुझे डॉल्फिन के बारे में बताओ। चलो, तो आपको पता होना चाहिए कि डॉल्फिन IUCN की किस लिस्ट में है। डॉल्फिन IUCN की इंडेंजर्ड लिस्ट में है, लुप्त प्राय प्रजातियों में। इंडेंजर्ड
कभी कभी इंग्लिश भी दे देता है, कभी कभी हिंदी भी। इंडेंजर्ड, लुप्त प्राय, लुप्त प्राय प्रजाति में। तो IUCN की किस लिस्ट में है डॉल्फिन? IUCN की इंडेंजर्ड यानी कि लुप्त प्राय प्रजाति है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही पूछेगा कि विक्रमशिला कहाँ है, ये भी पूछ लेगा कि जो डॉल्फिन है वो किस कैटेगरी में आती है। तो इंडेंजर्ड यानी कि लुप्त प्राय जो IUCN की लिस्ट है उसमें आती है। और कहाँ खुल रहा है ये? भागलपुर में खुल रहा है, सुल्तानगंज से लेके कहाँ तक? कहलगांव तक। गंगा नदी के 60 किलोमीटर लंबे हिस्से तक फैला है। गंगा नदी से 60 किलोमीटर लंबे हिस्से तक इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1991। कब हुई थी? 1991। और गंगा नदी के लगभग 60 किलोमीटर हिस्से पर ये फैला हुआ है। तो आपको इतने फैक्ट इससे रिलेटेड आपको जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको सब पता है भारत का एकमात्र गंगा डॉल्फिन का अभ्यारण्य है ये, तो इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर? तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? भागलपुर में है। भागलपुर में कहाँ से कहाँ तक? सुल्तानगंज से कहलगांव तक। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। डॉल्फिन किस IUCN की किस लिस्ट में आती है? इंडेंजर्ड यानी कि लुप्त प्राय प्रजाति में आती है। और भारत का एकमात्र गंगा जो डॉल्फिन का संरक्षण अभ्यारण्य है वो कौन सा है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। क्या है ये? भारत का एकमात्र गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। तो याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, रेड पेन से तो क्या ही शाइन आएगा ज्यादा। भारत का एकमात्र गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, याद रखिएगा, गंगा डॉल्फिन। अब भारत का एकमात्र है तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या ये सवाल नहीं पूछेगा? और इससे क्या जितने फैक्ट हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते हैं? क्योंकि भारत का एकमात्र है, भारत का एकमात्र गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है, तो पूछना तो बनता है। कहाँ है? भागलपुर में है। कब स्थापना हुई? 1991 में। कहाँ से कहाँ तक है? सुल्तानगंज से कहलगांव तक है। डॉल्फिन किस कैटेगरी में आती है? इंडेंजर्ड यानी कि लुप्त प्राय प्रजाति में आती है। क्लियर? चलिए, पटना फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब हुआ था? बताइए। पटना फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन है वो कब हुआ था? 2005, 2006, 2007, 2008। पटना फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब हुआ था? जल्दी बताइए। पटना फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब हुआ था? पटना फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था 2006 में मोना सिनेमा हॉल में। कहाँ? मोना सिनेमा हॉल में। मोना सिनेमा हॉल, ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो फिल्म फेस्टिवल है इसमें ईरान की, चीन की, इंडिया की बहुत सारी मूवीज दिखाई गई थी। भारत की कुछ देसी जो लैंग्वेजेस, जो लोकल लैंग्वेजेस है उसकी मूवीज भी दिखाई गई थी। जैसे बंगाली मूवी दिखाई गई थी, और अलग अलग क्षेत्रों की एरिया वाइज बहुत सारी, जैसे साउथ की मूवीज, वो भी मूवीज यहाँ पे दिखाई गई थी। तो पटना फिल्म फेस्टिवल कब हुआ? 2006 में हुआ। कौन से थिएटर में हुआ था? मोना सिनेमा हॉल में हुआ था। क्लियर? और इसमें क्या, ईरान की, चीन की बहुत सारी मूवीज भी दिखाई गई थी बेसिकली। तो पटना फिल्म फेस्टिवल कब? 2006 में, याद रखिएगा। देसी फिल्में भी जैसे बंगाली, मराठी लैंग्वेजेस में, इनमें भी दिखाई गई थी। पटना विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप की कौन सी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है? मतलब जो पटना विश्वविद्यालय है वो भारतीय उपमहाद्वीप की किस नंबर की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी? भारतीय उपमहाद्वीप में कई सारी यूनिवर्सिटीज थी, जैसे नालंदा है, पटना है, विक्रमशिला है, बहुत सारी, तक्षशिला। तो क्या है, ये यूनिवर्सिटीज थी। उनमें से जो पटना यूनिवर्सिटी है वो किस नंबर की पुरानी यूनिवर्सिटी है, ये पूछा है। तो चौथी है, पांचवी है, छठवीं है, सातवीं है? बताइए, पटना विश्वविद्यालय भारतीय उपमहाद्वीप की किस नंबर की पुरानी यूनिवर्सिटी है? ये सातवें नंबर की पुरानी यूनिवर्सिटी है भारतीय उपमहाद्वीप की। इसकी स्थापना हुई थी 1917 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1917 में। तो ये बात आप याद रखिएगा कि पटना जो यूनिवर्सिटी है वो भारतीय उपमहाद्वीप की कौन से नंबर की है? सातवें। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1917 में हुई थी। और ये बिहार का पहला विश्वविद्यालय भी माना जाता है उस टाइम का, पटना विश्वविद्यालय। क्लियर? ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान हुई थी, क्योंकि हमारा भारत कब आजाद हुआ? 1947 में, और इसकी स्थापना 1917 में ही हो गई थी। क्लियर? चलिए, तो किस नंबर की है पटना विश्वविद्यालय? 7वें नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली की अवधारणा से संबंधित? संघीय प्रणाली की अवधारणा से संबंधित है। सबसे पहले मुझे कमेंट करके ये बताइए कि भारत ने जो ये संघीय व्यवस्था है, भारत ने ये जो संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से ली? बताइए, भारत ने संघीय व्यवस्था कहाँ से ली है, कहाँ से अडॉप्ट की भारत ने संघीय व्यवस्था?
बताइए किस आर्टिकल में? आर्टिकल 1, 3, 368, 245। बताइए भारत ने जो संघीय प्रणाली की अवधारणा है वो कहाँ से ली है? आपको कमेंट करना है और आप बताइए कि संघीय प्रणाली की अवधारणा से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है। देखिए जो पहला आर्टिकल है वो क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ का मतलब ये होता है कि जो भारत है वो राज्यों के बीच समझौता नहीं है। जैसे अमेरिका है ना, तो वो विभिन्न राज्यों ने मिलकर एक समझौता किया है, तब बना है अमेरिका। लेकिन भारत राज्यों का संघ है, राज्यों से मिलकर बना है। और कोई भी राज्य अगर भारतीय संघ से अलग होना चाहता है तो वो अलग नहीं हो सकता है। ये आर्टिकल 1 में बोला गया है कि यदि कोई राज्य भारतीय संघ से अलग होना चाहता है तो वो अलग नहीं हो सकता है। पहली बात। आर्टिकल 3 में क्या बात की गई है? आर्टिकल 3 में बात की गई है कि जो हमारी संसद है वो राज्यों की सीमाओं का निर्धारण, राज्यों का जो नया निर्माण है वो कौन करता है? वो भारत की संसद करती है। तो नए राज्यों का निर्माण है, राज्यों की सीमाओं का निर्धारण है, वो किसके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा किया जाता है। ये आर्टिकल 3 में है। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन से संबंधित है। तो आप मुझे बताइए कि जो संघीय प्रणाली की अवधारणा है वो आपको किसमें लग रही? आर्टिकल 1 कह रहा है ना कि भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का समूह है। कोई भी राज्य यदि भारतीय संघ से अलग होना चाहे तो वो नहीं हो सकता है। तो संघीय प्रणाली की अवधारणा किस आर्टिकल में आपको समझ में आ रही है? आर्टिकल 1 में। और कमेंट करिए कि भारत ने जो संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से अडॉप्ट की है, जानना जरूरी है आपके लिए। और आर्टिकल 3 में क्या है कि जो हमारी संसद है वो नए राज्यों के निर्माण, राज्यों की सीमाओं का निर्धारण, ये सब काम किसका है? ये सब काम भारत की संसद का है। तो इसका वर्णन किस में है? ये है आर्टिकल 3 में। तो बेसिकली जो संघीय प्रणाली की अवधारणा से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? संघीय प्रणाली की अवधारणा से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 1। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? आपको समझ में आया कि क्या है आर्टिकल? राज्यों का संघ है, यही संघीय प्रणाली के बारे में बताता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है? भारत की संसद, जो भारत के राज्यों की सीमा निर्धारण है, राज्यों का, नए राज्यों का निर्माण है, वो भारत की संसद द्वारा किया जाएगा। 368 संविधान संशोधन। चलिए, और ये भी बताइए संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? बिहार में सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बताइए, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र। देखिए, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंड मार्तंड। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंड मार्तंड। और ये साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक एक पत्र था, ये साप्ताहिक पत्र था, उद्दंड मार्तंड। ठीक है, ये तो पूरे भारत का हो गया। लेकिन बिहार का पूछा है, यहाँ पे बिहार का पूछा गया है कि बिहार का सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? आर्यावर्त, बिहार बंधु, भारत रत्न, क्षेत्रीय हितैषी। तो बिहार का सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र था बिहार बंधु। और ये कब प्रकाशित होना शुरू हुआ था? 1872 में। तो ये याद रखिएगा कि बिहार का जो पहला हिंदी समाचार पत्र है वो कौन सा था? वो था बिहार बंधु। और इसका प्रकाशन कब से शुरू हुआ था? 1872 से। और कभी कभी संपादक पूछ लेता है, तो इसके संपादक कौन थे? केशवराम भट्ट जी। कौन थे इसके संपादक? केशवराम भट्ट जी, केशवराम भट्ट, इनका नाम याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है ना कि बिहार का जो पहला हिंदी समाचार पत्र था उसके संपादक कौन थे? बिल्कुल पूछ सकता है। तो उसके संपादक कौन थे? केशवराम भट्ट जी। ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम। क्लियर? और कौन सा था? बिहार बंधु। ये कब से शुरू हुआ था? 1872 से। और भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंड मार्तंड। ये एक साप्ताहिक पत्र था, ये इंडिया का था। और बिहार का कौन सा था? बिहार का बिहार बंधु। कब से प्रकाशित होना चालू हुआ? 1872 से। और इसके संपादक कौन थे? केशवराम भट्ट जी, केशवराम भट्ट, याद रखिएगा। उद्दंड मार्तंड किसने प्रकाशित किया था? बताइए। मैं इसलिए बीच बीच में क्वेश्चंस डाल देती हूँ आपके सामने, क्योंकि अगर हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, वो आपके दिमाग में चलते रहने चाहिए बैक में। अब हमने संविधान संशोधन पढ़ा कि 368 में है, तो तुरंत आना चाहिए ना कहाँ से अडॉप्ट किया है, किस आर्टिकल में है, बहुत सारी चीजें। तो ये चलते रहना ही ये दर्शाता है कि हम पढ़ रहे हैं सही दिशा में। भारत ने 2025 में कौन सी सेमी हाई स्पीड ट्रेन शुरू की थी? 2025 में कौन सी सेमी हाई स्पीड ट्रेन शुरू की है? शताब्दी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस या राजधानी? और इसका आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब इसका आंसर जानते हैं। कौन सी हाई स्पीड ट्रेन शुरू की है भारत ने? 180 किलोमीटर पर आवर,
180 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है कौन? हमारी वंदे भारत। 180 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। और इसका निर्माण कहाँ होता है? वंदे भारत का निर्माण होता है चेन्नई की इंट्रीगल फैक्ट्री में। कहाँ निर्माण होता है? चेन्नई की इंट्रीगल फैक्ट्री में। इंट्रीगल फैक्ट्री, यहाँ इसका निर्माण होता है। कहाँ? चेन्नई में। तो कभी सवाल आए कि कौन सी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर। और ये कहाँ बनती है? इसके कोच कहाँ बनते हैं? तो चेन्नई में इंट्रीगल कोच जो फैक्ट्री है वहाँ इसके कोचेस बनते हैं। क्लियर? कभी कभी इसको उस नाम से नहीं जाना जाता, ट्रेन 18, ट्रेन 20, इसका जो उपनाम है। कभी कभी इसको ऐसे भी जाना जाता है, ट्रेन 18, ट्रेन 20। ये वंदे भारत ही ट्रेन होती। क्लियर? और इसके कोचेस कहाँ बनते हैं? चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनते हैं। कहाँ की? चेन्नई की, जिसके कोचेस हैं। तो कौन सी स्पीड है वंदे भारत ट्रेन है? स्पीड कितनी है इसकी? एक कभी कभी स्पीड पूछ लेता है, 180 किलोमीटर पर आवर पूछेगा। इसके कोच कहाँ बनते हैं? तो इसके कोच बनते हैं चेन्नई में। चेन्नई में कहाँ? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनते हैं। क्लियर? इसे ट्रेन 18, ट्रेन 20 इन नामों से भी जाना जाता है। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, सबको पता है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर क्या खोज की है बताइए? और चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन से नंबर का देश बन गया है? जल्दी बताइए। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला ये कौन सा देश बन गया है? भारत 4th नंबर का देश बन गया है। चौथा देश भारत बन गया है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। 3 देश कौन से हैं? 3 देश हैं, यूएसए, रशिया और चाइना। हमसे पहले ये भी चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। तो चंद्रयान 3 बेसिकली क्या था? चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना भारत को, और भारत ने इसमें सफल लैंडिंग की है चंद्रयान 3 में। तो भारत कौन सा देश बन गया है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला? 4थे नंबर का। 3 देश कौन से हैं? यूएसए, रशिया, चाइना। और भारत इस चंद्रयान 3 ने क्या खोजा है बताइए? जीवन के संकेत, चांद पर 160 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा, धात्विक तत्व या मौसमी बदलाव। बताइए क्या खोजा है चंद्रयान 3 ने? चंद्रयान 3 ने क्या खोजा है? जल्दी बताइए। एक बहुत बड़ा क्रेटर खोजा है बेसिकली चंद्रयान ने। एक प्राचीन क्रेटर है, क्रेटर को ही कहा जाता है गड्ढा। तो चांद पर 160 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर खोजा है, जो ये दर्शाता है कि वहां पे 160 किलो मतलब बहुत ज्यादा कोई एक प्राचीन क्रेटर है जो बहुत सारी हमें जानकारी देता है वहाँ की जो इन्वायरमेंट है इन सारी चीज़ों के बारे में। तो चंद्रयान 3 ने क्या खोज की है? चांद पर 160 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा यानी कि क्रेटर की खोज की। और साथ साथ बहुत सारी चीज़ें वहाँ पाई गई हैं कि मैग्नीशियम की खोज की गई है कि वहाँ मैग्नीशियम है, वहाँ की जो वायुमंडल है मिट्टी की सतह पर। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ था? तो चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था ये। और ये अपने परीक्षा वहाँ कहाँ पहुँचा था? कक्षा में 23 अगस्त 2023 को। तो ये याद रखिएगा कि लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को, और अपनी कक्षा में कब पहुंचा था? 23 अगस्त 2023 को। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। ये 14 जुलाई को क्या हुआ था? 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। और 23 अगस्त को क्या हुआ था? 23 अगस्त को ये अपनी कक्षा में पहुंचा था। ये डेट है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? 14 जुलाई 2023 को। देखिए हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, अभी एक्सियोम 4 मिशन हुआ है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेंगे ना, उतना ही हमारे लिए अच्छा है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम हॉल में 4 से 5 सिली मिस्टेक्स इसीलिए होती हैं क्योंकि ये डेट्स नहीं क्लियर होती हैं हमें। इन डेट्स में हम ये कन्फ्यूज़ होते हैं कि 23 अगस्त था यार कि 14 जुलाई था लॉन्चिंग डेट। और चूंकि हम क्लास ले रहे हैं, बार बार चीज़ों को पढ़ रहे हैं अगेन, तो उससे हो क्या रहा है कि हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो ये जो डेट है वो हमें क्लियर रहेगी, हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा उस चीज़ में कि अरे डेट क्या थी। और सिली मिस्टेक्स करके बाद में पछताने से अच्छा है कि क्लासेस ले ली जाएँ, क्योंकि बाद में सिर्फ यही होता है हम 2 नंबर से रह गए। 2 नंबर से क्यों रह गए? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की, बार बार रिवाइज नहीं किया चीज़ों को, इस वजह से रह गए। तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को। ये अपनी कक्षा में कब पहुंचा? 23 अगस्त 2023 को। चंद्रयान 3 ने क्या खोजा है? चांद पर 160 किलोमीटर का क्रेटर खोजा है। और चंद्रयान 3 लॉन्च करने के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। 3 देश कौन से हैं? यूएसए, रशिया और चाइना। रिमाइंड रखिएगा, याद रखिएगा ये चीज़। अगला, बिहार चुनाव
2025 बिहार चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, और कब होने वाले हैं? अक्टूबर से नवंबर के बीच में होने वाले हैं। तो कभी कभी मान लीजिए पूछ लिया कि बिहार विधानसभा चुनाव कब से कब तक होने हैं, तो अक्टूबर नवंबर के बीच होने हैं। कितने प्रवासी मतदाता हैं जो किंग मेकर बन सकते हैं? प्रवासी मतदाता कौन होते हैं? देखिए, बिहार से कई सारे लोग बाहर जाते हैं कमाने, कई सारे लोग बाहर जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में बहुत सारे बिहार के लोग हैं, लेकिन उनकी मतदाता सूची तो बिहार की ही है। बहुत सारे लोग कमाने बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो निवासी तो बिहार के ही हैं। तो वो जो प्रवासी मतदाता हैं वो कितने हैं जो इस चुनाव में किंग मेकर बन सकते हैं? उनकी संख्या कितनी है बिहार की जनसंख्या में? तो बताइए, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, बताइए कितनी जनसंख्या उन प्रवासी मतदाताओं की? तो बिहार में जो प्रवासी मतदाता हैं जो इस बार किंग मेकर साबित हो सकते हैं बिहार चुनाव में, वो है 3 करोड़। कितने हैं? ये डाटा याद रखिएगा कि 3 करोड़ जो बिहार में प्रवासी मतदाता हैं। ये पूछेगा क्यों इस बार? इस बार इसलिए पूछेगा क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है बिहार में, और विधानसभा चुनाव नजदीक है तो ये करंट का सवाल बिल्कुल बन जाता है कि बिहार चुनाव 2025 में कितने प्रवासी मतदाता हैं जो इस बार किंग मेकर बनेंगे। तो कितने प्रवासी मतदाता हैं? लगभग 3 करोड़ प्रवासी मतदाता हैं। और प्रवासी कौन होते हैं? जो कमाने के लिए, शिक्षा के लिए, जो अपने देश से बाहर, मतलब अपने राज्य से बाहर चले जाते हैं। और अब आपका एक काम है, मुझे ये बताइए कि लोकसभा सीट कितनी है बिहार में? चलिए मैं बता देती हूँ, 40 है। राज्यसभा बताइए कितनी? राज्यसभा आप बताइए और विधानसभा आप बताइए, बताइए कितनी सीटें हैं? लोकसभा तो चलिए मैंने ही बता दी, चलिए विधानसभा में मैं बता देती हूँ, लेकिन राज्यसभा आप बताएंगे। विधानसभा कितनी है? 243। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 243 हैं। आपने कहा यार कितने सवाल पूछती हो यार मैडम, इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि दिमाग में वो बातें चलती रहनी चाहिए, और जैसे ही आपके दिमाग में चलेंगी तो आपको रिवाइज होगा बार बार। राज्यसभा बताइए कितनी सीटें? तो कितने प्रवासी मतदाता हैं इस बार? 3 करोड़ प्रवासी मतदाता हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल, बिहार कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण घोषित किया है। अभी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षण घोषित किया गया ना, उसमें किस चीज को आधार बनाया गया है? आधार क्या है उसका? महिलाओं की आयु, शिक्षा, बिहारी निवासी या कुपोषण? बताइए। 35% आरक्षण जो दिया जा रहा है महिला, सबसे पहले तो एक सवाल ये भी बनता है कि बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, ये सवाल भी बनता है। तो याद रखिएगा कि कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 35%। पूछता है ये कि कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया, तो आपको वहां पे बताना है कि 35% आरक्षण दिया गया है। क्लियर? तो ये याद रखिएगा कि कितने परसेंट आरक्षण दिया गया है? 35% आरक्षण दिया गया है। फिर दूसरा सवाल जो पूछेगा कि इसका आधार क्या है? इसका आधार ये है कि जो वहाँ की महिलाएं हैं वो बिहार की मूल नागरिक या मूल निवासी होनी चाहिए। जिस महिलाओं को ये मिलेगा प्रॉफिट, वो क्या होनी चाहिए? वो बिहार की मूल निवासी होनी चाहिए। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्या कि कितने परसेंट आरक्षण दिया गया है महिलाओं को सरकारी नौकरी में? 35%। और क्या आधार है कि वहां की जो महिलाएं हैं वो बिहार की मूल निवासी होनी चाहिए, ये आधार है। क्लियर? चलिए, बिहार की जो मूल निवासी महिलाएं हैं उन्हीं को ये आरक्षण मिलेगा। बक्सर जिले में किस पशु के संरक्षण के लिए केंद्र बनाया गया है? बक्सर में कौन सा पशु है जिसके संरक्षण के लिए केंद्र बनाया गया? बाघ, गैंडा, काला हिरण, हाथी? बताइए, बक्सर जिले में किस पशु के संरक्षण के लिए केंद्र बनाया गया है? बेसिकली आपने सुना होगा ब्लैक बक, ब्लैक बक, काला हिरण, ब्लैक बक। इसके संरक्षण के लिए बक्सर में एक संरक्षण केंद्र बनाया गया है। तो बक्सर में संरक्षण केंद्र किसके लिए बनाया गया? काले हिरण के लिए बनाया गया है। बिहार का ये जो फर्स्ट ब्लैक बक के लिए अभ्यारण्य है, बिहार का पहला ब्लैक बक के लिए संरक्षण केंद्र है, याद रखिएगा। तो अगर कभी सवाल आ जाए कि बिहार का पहला ब्लैक बक अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये कौन सा है? बक्सर। बिहार का पहला ब्लैक बक अभ्यारण्य कौन सा है? पूछ सकता है ना कि बिहार का पहला ब्लैक बक अभ्यारण्य का नाम बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? बिहार का पहला ब्लैक बक अभ्यारण्य है कौन सा? बक्सर जिले में स्थित है। दूसरा, इसमें क्या है? बक्सर में ही एक गोकुल ग्राम परियोजना भी चालू की गई है। आप सबको पता है, जहां जो मवेशी पशु हैं उनका संरक्षण किया जाता है। गोकुल ग्राम परियोजना चर्चा में काफी रही थी। तो बक्सर जिले में किस पशु के संरक्षण हेतु केंद्र बनाया गया है? काला हिरण यानी कि ब्लैक बक के संरक्षण के लिए बिहार का पहला ब्लैक बक संरक्षण अभ्यारण्य होगा ये। तो क्या है? ब्लैक बक बक्सर में। पटना में हाल ही में कौन सा, देखिए एशिया का पहला, इंपॉर्टेंट हो जाता है,
डॉल्फिन शोध संस्थान लगाया गया है पटना में? पहली बात तो पूछ लेगा कि एशिया का पहला डॉल्फिन शोध संस्थान कहाँ लगाया गया है, तो क्या बोलेंगे आप? एशिया का पहला डॉल्फिन शोध संस्थान कहाँ लगाया गया? पटना में लगाया गया। दूसरा नाम क्या है? एशिया का पहला डॉल्फिन शोध संस्थान लगाया गया किसके लिए? गंगा डॉल्फिन के लिए, समुद्री डॉल्फिन के लिए, नदी डॉल्फिन के लिए या तटीय डॉल्फिन के लिए? बताइए किसके लिए लगाया गया है ये, जल्दी बताइए। 4 मार्च 2024 को इसका उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने किया था, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। 4 मार्च 2024 को इसका उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? नीतीश कुमार जी द्वारा। ठीक है, तो गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए एशिया का पहला डॉल्फिन शोध संस्थान ये चलाया गया। क्लियर? उद्घाटन कब हुआ था? उद्घाटन डेट कौन सी क्या है? 4 मार्च 2024 को बिहार के पटना विश्वविद्यालय परिसर में ये स्थित है। तो कभी अगर सवाल पूछ ले कि ये कहाँ डॉल्फिन शोध संस्थान है, तो ये बिहार का जो पटना विश्वविद्यालय है, पटना विश्वविद्यालय उसके परिसर में, पटना विश्वविद्यालय परिसर में है, ये याद रखिएगा। पटना विश्वविद्यालय के परिसर में है ये। ठीक है, कौन सा? एशिया का पहला डॉल्फिन शोध संस्थान। उद्घाटन कब हुआ? 4 मार्च 2024 को हुआ था। कहाँ स्थित है? जो पटना विश्वविद्यालय है उसके परिसर में। 2025 में बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में किस 2 विदेशी सेवा भाषाओं की शिक्षा शुरू हुई है? तो बिहार के बेसिकली 15 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, 15 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहां 2 भाषाएं चालू की गई हैं। कौन सी? फ्रेंच और जर्मन। तो बिहार के ऐसे कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं? 15 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहां फ्रेंच और जर्मन सिखाना चालू की गई है। और इसका उद्देश्य ये है कि जो बिहार के बच्चे हैं, यूथ हैं, उन्हें इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार किया जाए। इस वजह से यहाँ कौन सी 2 लैंग्वेजेस चालू की गई हैं? यहाँ 2 लैंग्वेजेस चालू की गई हैं, फ्रेंच और जर्मन। और एक योजना है 7 निश्चय वन। इस योजना के तहत ये भाषाएं हैं, इन्हें सिखाना चालू किया गया है। तो योजना का नाम भी याद रखिएगा, 7 निश्चय वन योजना। पूछ लेगा कि किस योजना के अंतर्गत फ्रेंच और जर्मन सिखाई जा रही है भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी योजना है? 7 निश्चय वन योजना है। 7 निश्चय वन योजना के अंतर्गत फ्रेंच और जर्मन सिखाई जानी है। तो कौन सी 2 विदेशी भाषाएं सिखाई जानी है? फ्रेंच और जर्मन। किस योजना के अंतर्गत? 7 निश्चय वन योजना के अंतर्गत। और कितने विश्वविद्यालयों में? कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में? 15। और बेसिकली क्या है, जो बिहार के युवा हैं उन्हें इंटरनेशनल जो लेवल पे तैयार किया जाए, विभिन्न भाषाओं का ज्ञान दिया जाए, ताकि वो बाहर भी जाके अपने जीविकार्जन है वो कर सकें। क्लियर? तो कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में विदेशी भाषाओं की शिक्षा चालू हुई? 15। और कहाँ पे? कौन सी 2 भाषाएं हैं? फ्रेंच और जर्मन। ऑपरेशन सर्द हवा किसने चालू की है? ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा चालू की गई? बहुत बार पूछा गया सवाल है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईएएफ, एनएसजी। तो जो ऑपरेशन सर्द हवा है वो किसने चालू की है? बीएसएफ ने चालू की है। बेसिकली ये कहाँ चालू की गई है? राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पे चालू की गई है। और क्यों? क्योंकि आपको सबको पता है कि ठंडियों में क्या होता है, ठंडियों में कोहरा होता है। और उसी कोहरे का फायदा उठा के जो आतंकवादी हैं वो भारत में घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं। क्या करने का प्रयास करते हैं? भारत में घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं। तो उसी घुसपैठ को रोकने के लिए क्या शुरू किया गया है? ऑपरेशन सर्द हवा। सर्दियों में कोहरा होता है और उसी कोहरे में आपको पता है कि कोहरे में तो सामने खड़ा व्यक्ति नहीं दिखाई देता अगर अच्छा कोहरा है तो। और वैसे भी रेगिस्तान वाले जो एरिया हैं वहाँ रात में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती, तो इतना ज़्यादा कोहरा होता है कि कोई नहीं दिखता है। और उसी का फ़ायदा उठा के आतंकवादी भारत में घुसपैठ करते हैं। तो उसी घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ ने क्या चालू किया है? ऑपरेशन सर्द हवा। और बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? बताइए, बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताइए। एक्जियोम 4 मिशन अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। कब लॉन्च हुआ है? 25 जून 2025 को। 25 जून 2025 को ये लॉन्च हुआ है। कहाँ से लॉन्च हुआ है? फ्लोरिडा कैनेडी स्पेस सेंटर, वहाँ से लॉन्च हुआ है। एक्जियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में कौन गए हैं? आप सबको पता है एक्जियोम 4 मिशन में पायलट के तौर पे कौन गए हैं? हमारे भारत के, बताइए कौन गए हैं? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एज अ पायलट गए हैं। एक्जियोम 4 मिशन के बारे में ये भी जान लीजिए कि एक्जियोम 4 मिशन जो है वो एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, एक्जियोम स्पेस, उसने लॉन्च किया है। कौन सी प्राइवेट कंपनी है? एक्जियोम स्पेस। इस प्राइवेट कंपनी ने ये मिशन भेजा है। दूसरा स्पेस एक्स। स्पेस एक्स किसका है? एलन मस्क का है। इस स्पेस एक्स ने जो रॉकेट है, रॉकेट है वो किसने दिया है? वो स्पेस एक्स ने दिया है। और नासा ने इस पूरे अभियान में सहायता की है एक्जियोम स्पेस की। तो बेसिकली इन
3 लोगों ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक्सियोम स्पेस जो एक निजी स्पेस कंपनी है, स्पेस एक्स जिसने रॉकेट प्रोवाइड किया है जो एलन मस्क का है, और तीसरा नासा। और इसमें जो शुभांशु शुक्ला हैं उनके साथ 2 और देशों के एस्ट्रोनॉट गए हैं। कौन कौन से? हंगरी और पोलैंड की। हंगरी और पोलैंड के भी एस्ट्रोनॉट गए हैं। और एक कौन है? एक नासा के भी पूर्व एस्ट्रोनॉट हैं इनके साथ। तो टोटल कितने लोग गए हैं? 4 लोग गए। तो कभी पूछ लेगा कि एक्सियोम 4 मिशन में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के साथ और कितने लोग गए हैं? 3 लोग गए हैं। एक एस्ट्रोनॉट है हंगरी के, एक है पोलैंड के, और एक नासा के पूर्व एस्ट्रोनॉट हैं। ये याद रखिएगा। लॉन्च कब हुआ है? 25 जून 2025 को। एज अ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एज अ पायलट गए। पूछ लेगा किस फॉर्म में गए हैं? वो पायलट के तौर पे गए। किस राज्य में नियंत्रित भांग खेती के लिए पायलट अध्ययन को मंजूरी दी गई है कि नियंत्रित रूप से भांग की खेती इस एरिया में की जा सकती है? हिमाचल प्रदेश, यूपी, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। बताइए, नियंत्रित रूप से भांग की खेती के लिए कहाँ पायलट अध्ययन को मंजूरी दी गई है? नियंत्रित भांग खेती के लिए मंजूरी दी गई है हिमाचल वाले एरिया में, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये मंजूरी दी गई है, लेकिन याद रखिएगा कि नियंत्रित खेती के लिए दी गई है। ये नहीं कि अब वहाँ पे भांग ऐसे उगाए जा रहे हैं कि सब नशे में ही घूम रहे हैं। क्लियर? तो कहाँ नियंत्रित भांग खेती के लिए पायलट अध्ययन शुरू किया गया है? हिमाचल में शुरू किया गया है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना कब प्रस्तावित की गई? मखाना बोर्ड बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था ना जब निर्मला सीतारमण जी ने इस बार बजट पेश किया है, तो मखाना बोर्ड बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो बजट 2024, 25, 26, 23, 24, 22, 23, बताइए कब मखाना बोर्ड की स्थापना की गई? निर्मला सीतारमण जी द्वारा 2025-26 का जब बजट पेश किया गया उस टाइम उन्होंने किसकी बात की थी? मखाना बोर्ड की। और ये मखाना बोर्ड क्या करता है? जितने ही व्यापारी हैं मखाना बोर्ड से संबंधित, उन्हें वो एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है। जब वो उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है तो जो नीतियाँ होती हैं किसानों के लिए, जो नीतियाँ बनानी हैं, जो मखाने का उत्पादन करते हैं, उन सभी के लिए एक स्थिरता आती है, कीमतों में एक स्थिरता आती है, जिससे कृषकों के लिए उत्पादन करना, मार्केटिंग करना अपने प्रोडक्ट की आसान हो जाता है। तो बेसिकली क्या बनाया गया है? मखाना बोर्ड बनाया गया है। मखाना बोर्ड बनाया गया है कौन से बजट के दौरान? बजट 2025-26 के दौरान। और आपको याद होगा कि बिहार के ही एक मखाना को जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। बिहार के किस मखाने को जीआई टैग प्रदान किया गया है? दिसंबर 2021 में, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को क्या मिला था? जीआई टैग। किसको? मिथिला मखाना को। याद रखिएगा, चूंकि इस बार मखाना बोर्ड बना है तो मिथिला मखाना से सवाल आना तय है। इस बार के बजट में क्या बना है? मखाना बोर्ड बनाया गया है। तो क्या ये सवाल नहीं पूछ सकता है कि जो मिथिला मखाना है उसको जीआई टैग कब प्रदान किया गया? जो मिथिला मखाना है उसको जीआई टैग कब प्रदान किया गया? क्या ये नहीं पूछेगा? क्यों नहीं पूछेगा? उसके पास रीजन है पूछने का। वो करंट अफेयर्स बना के पूछेगा आपसे। ये नहीं होगा कि ये तो 2021 का सवाल है, नहीं, अब ये करंट का सवाल हो गया है, क्योंकि इस बार का जो बजट आया है 2025-26, इसमें क्या बनाया गया है? निर्मला सीतारमण जी ने मखाना बोर्ड बनाने का जो नीति है उसके बारे में बताया है कि मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो बिहार की मिथिला मखाना को कब जीआई टैग प्रदान किया गया? इस बार का सवाल निश्चित है। आना क्या है? आंसर दिसंबर 2021। मिथिला मखाने को जीआई टैग कब मिला है? दिसंबर 2021 में मिला है। राइट। चलिए, मखाना बोर्ड का गठन कब किया गया? 2025-26 के बजट में। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कैंपेन का नेतृत्व किसने किया है? विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अब सारे कैंपेन होंगे ही, सारे नेता रोड पे आके अलग अलग कैंपेन तो करेंगे ही। तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नेतृत्व किसने किया है? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, सुशील कुमार मोदी। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट कैंपेन किसके द्वारा शुरू किया गया है? बिल्कुल सही, चिराग पासवान द्वारा। पूछ सकता है क्योंकि कैंपेन काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा था। तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो कैंपेन है किसके द्वारा चलाया गया है? चिराग पासवान द्वारा चलाया गया है। चलिए अगला सवाल, 2025 विधानसभा चुनाव में 2025 में विधानसभा चुनाव होने बिहार ने पहली बार कौन सी मतदान टेक्निक अपनाई है? और एक बात याद रखिएगा कि ये सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे भारत में पहली बार मतदान कैसे होना है? मोबाइल ई वोटिंग के माध्यम से। सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में पहली बार ऐसा कौन सा राज्य है जो मोबाइल से ई वोटिंग कराएगा? तो वो राज्य है बिहार। और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में पहला है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है।
तो सवाल क्या है कि 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार ने पहली बार कौन सी टेक्निक अपनाई है? ऑप्शन था ईवीएम, वीवीपैट, मोबाइल ई वोटिंग, ऑनलाइन मतदान, कैंपस मतदान। तो राइट आंसर है मोबाइल ई वोटिंग। और याद रखिएगा, बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है मोबाइल ई वोटिंग कराने वाला। भारत का पहला राज्य जिसने मोबाइल से ई वोटिंग कराई है वो कौन सा है? बिहार। और भारत का पहला बना है तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार ने पहली बार कौन सी मतदान की टेक्निक अपनाई है? मोबाइल ई वोटिंग की टेक्निक अपनाई है। और भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा बन गया है? भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है बिहार जिसने मोबाइल से ई वोटिंग कराई। क्लियर? मोबाइल ऐप के द्वारा ये कराया है। मतदान कैसे करवाया जाएगा? फोन के माध्यम से करवाया जाएगा। कोई ऐप होगा, उसमें आप अपना वोट कर सकते हैं। चलिए, तो 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार में पहली बार मतदान टेक्निक कौन सी होगी? मोबाइल ई वोटिंग। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे भारत में एक पहला बिहार राज्य ही ऐसा है जो अब मोबाइल से ई वोटिंग कराने की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक्सियोम 4 मिशन में पायलट कौन थे? हम सब जान चुके हैं, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। इनके साथ 2 लोग कौन से गए थे? हंगरी और पोलैंड के 2 लोग और गए थे, और एक नासा के पूर्व एस्ट्रोनॉट भी शामिल हैं। कौन सी कंपनी ने ये किया था? एक्सियोम स्पेस नामक प्राइवेट कंपनी ने ये लॉन्च किया था मिशन। नाइट्रोकैप्ट कंपनी किस देश की है जो फूड प्लैनेट अवार्ड 2025 से सम्मानित हुई है? फूड प्लैनेट अवार्ड 2025 किसे मिला है? नाइट्रोकैप्ट कंपनी को। नाइट्रोकैप्ट कंपनी के बारे में पूछा गया, कहाँ की है? भारत की है, इंग्लैंड की है, स्वीडन की है, अमेरिका की? तो ये जो नाइट्रोकैप्ट कंपनी है वो कहाँ की है? स्वीडन की है, जिसे फूड प्लैनेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा कि फूड प्लैनेट अवार्ड 2025 से कौन सम्मानित हुआ है? तो नाइट्रोकैप्ट कंपनी कहाँ की है? ये स्वीडन की है। और बेसिकली ये काम किसके लिए करती है? ये बेसिकली जो जीवाश्म ईंधन होते हैं ना, जीवाश्म ईंधन, उन पे निर्भरता को कम करती है। तो चूंकि जीवाश्म ईंधन पर जो निर्भरता है वो कम होगी तो पर्यावरण के लिए ये अच्छा ही है एक तरह से। फिर किस तरफ बढ़ेंगे लोग? नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ बढ़ेंगे। नवीनीकरण ऊर्जा जैसे सूर्य के सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, इस साइड लोग अग्रसर होंगे, तो जिससे क्या है? पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। तो बेसिकली ये किसके लिए है? ऊर्जा के कुशलतम उपयोग के लिए। ऊर्जा के कुशलतम उपयोग के लिए। दूसरा, जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए। जीवाश्म ईंधन खतरनाक होते हैं पर्यावरण के लिए भी, व्यक्ति के लिए भी। तो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए और ऊर्जा की कुशलता का सही तरीके से यूज करने के लिए नाइट्रोकैप्ट कंपनी को क्या मिला है? फूड प्लैनेट अवार्ड मिला है। याद रखिएगा ये चीज। और ये दुनिया का 4th नंबर का सबसे बड़ा पर्यावरण का रिलेटेड अवार्ड माना जाता है। आप पूछेंगे ना कि फूड प्लैनेट अवार्ड है क्या, तो पूरी दुनिया में ये 4th नंबर पे पर्यावरण का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, फूड प्लैनेट अवार्ड। तो दुनिया में 4th नंबर पे है ये कौन सा? फूड प्लैनेट अवार्ड, जिससे किस देश को सम्मानित किया गया है? स्वीडन को। किसके लिए? उसने जो जीवाश्म ईंधन पर अपनी जो निर्भरता है वो कम की। ग्रामीण क्रिकेट लीग की शुरुआत किस राज्य ने की थी? बेसिकली गांव से जो टैलेंट है उसको लेने के लिए, उस टैलेंट को पहचानने के लिए, उस टैलेंट को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने के लिए किस राज्य ने शुरू की है? बताइए। हरियाणा, पंजाब, केरल, बिहार। तो ग्रामीण क्रिकेट लीग की शुरुआत बिहार ने की है ताकि स्थानीय स्तर पर जो भी खिलाड़ी हैं उन्हें लाया जाए, उन्हें खिलाया जाए, और उसके लिए उम्र तय की गई है 13 से 23 साल। 13 से 23 साल तक के युवाओं को लाया जाएगा और उन्हें ग्राम स्तर पर ही एक टूर्नामेंट के थ्रू टूर्नामेंट्स वगैरह करवाए जाएंगे, जिससे ग्रामीण स्तर पर क्रिकेट के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। तो किसने शुरू किया है? ये बिहार ने शुरू किया है, बिहार क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है। तो ग्रामीण क्रिकेट लीग की शुरुआत किसने की है? बिहार क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन ने। याद रखिएगा, बिहार क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन ने ये शुरू किया है गांव में ग्रामीण क्रिकेट लीग। बिहार में डॉल्फिन शोध संस्थान कहाँ है? बताइए। बिहार में डॉल्फिन शोध संस्थान अभी पढ़ा था। बिहार में डॉल्फिन शोध संस्थान पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। जल्दी बताइए कहाँ है? बिल्कुल सही, बिहार में डॉल्फिन शोध संस्थान पटना। चलिए, बिहार में सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? सेपक टकरा क्या है? सेपक टकरा बेसिकली जो फुटबॉल होती है, फुटबॉल और वॉलीबॉल, इसका मिक्स है। फुटबॉल और
वॉलीबॉल का मिक्स गेम, वॉलीबॉल का मिक्स गेम है, इसे ही किक बॉल भी कहा जाता है, किक बॉल भी इसे कहा जाता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सेब टकरा क्या है। तो सेब कटरा क्या है, सेब कटरा क्या है, सेब कटरा फुटबॉल और वॉलीबॉल का जो मिक्सअप है वो होता है, और इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे किक बॉल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। और इसमें क्या हुआ था, इस वर्ल्ड कप में किसने किसे हराया था, इस वर्ल्ड कप में भारत जीता था, भारत ने जापान को हराया था, भारत जीता था और भारत ने जापान को हराया था। तो ये कुछ फैक्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पूछ सकता है कि जो सेब कटरा क्या है, तो सेब कटरा फुटबॉल और वॉलीबॉल का मिक्स है, जैसे किक बॉल का एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म में इसको जाना जाता है। ठीक है। और कब हुआ था ये, 20 मार्च से 25 मार्च के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र पटना। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र पटना में, कंकड़बाग ऐसे कुछ एक जगह थी ना वहाँ पे। तो सेब कटरा वर्ल्ड कप 2025 कब से कब तक हुआ, तो 20 से 25 मार्च के बीच हुआ था। याद रखिएगा, मैं डेट लिख देती हूँ यहाँ पे, 20 मार्च 2025 से 25 मार्च 2025 तक ये हुआ था। क्लियर, ये याद रखिएगा। और कहाँ हुआ था, पटना के कंकड़बाग में ये हुआ था, कंकड़बाग में स्थित पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम है, वहाँ पे ये हुआ था। क्लियर, कंकड़बाग। ये भी सवाल पूछ लेता है ना कि सेब कटरा आखिर है क्या, तो ये बेसिकली फुटबॉल और वॉलीबॉल है, इन दोनों फॉर्म का मिक्सअप है और किक बॉल की तरह होता है। और कहाँ हुआ, कब हुआ, 20 मार्च से 25 मार्च के बीच हुआ था। और कहाँ हुआ था, कंकड़बाग में स्थित पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम है, वहाँ हुआ था। क्लियर, बिहार में हुआ था इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, वर्ल्ड कप ही है भाई, वर्ल्ड कप है, ऊपर से बिहार में हुआ है, कहाँ, पटना में, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, भारत ने जीता है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो जानना ज़रूरी है कि सेब कटरा वर्ल्ड कप 2025 कहाँ हुआ, कंकड़बाग में स्थित पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में हुआ है। दूसरी चीज़ कब से कब तक हुआ है, 20 मार्च से लेकर 25 मार्च तक हुआ है 2025 में। बिहार में ई वोटिंग प्रणाली को किस चुनाव में यूज़ किया गया, पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव। तो मैंने बताया है कि पूरे भारत में पहली बार ई वोटिंग शुरू की जाएगी, किस राज्य में पहली बार ई वोटिंग शुरू की जाएगी, बिहार के चुनाव में, नगर निगम चुनाव में इसका उपयोग किया गया है। कहाँ किया गया है, बिहार में। सीडैक ने एक विकसित किया है ऐप, उस ऐप का नाम मैं लिख देती हूँ, ESECBHR, ये ऐप है, ये ऐप है। और इसे किसने लॉन्च किया है, सीडैक ने लॉन्च किया है, सीडैक ने, याद रखिएगा, किसने लॉन्च किया है इसे, सीडैक ने लॉन्च किया है। और थोड़ा इसे बड़ा लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ये ऐप का नाम, इस ऐप के थ्रू वोटिंग होगी, ये याद रख लीजिएगा, इस ऐप के थ्रू वोटिंग होगी। तो बिहार में ई वोटिंग प्रणाली को किस चुनाव में लागू किया गया है, नगरीय निकाय के चुनाव में यूज़ किया गया है। और ये भी याद रखना है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जो ई वोटिंग के माध्यम से चुनाव करा रहा है, वो है बिहार, और किसमें, नगर निगम चुनावों में। दूसरा, किसने लॉन्च किया है, सीडैक ने लॉन्च किया है। सीडैक ने क्या लॉन्च किया है, एक ऐप, और इस ऐप का नाम ये लिखा हुआ है, अरे ये मिट गया भाई, ये है ऐप, है ये ऐप है, इसे याद रख लीजिएगा, ये ठीक है। तो ऐप का नाम याद रखिएगा, हो सकता है ऐप का नाम पूछ ले या यही पूछ ले कि किसने विकसित किया है, तो ये भी याद रखिएगा, किसी डैक ने विकसित किया है। क्लियर, चलिए, तो किसने विकसित किया है ये ऐप, सीडैक ने विकसित किया है, ये बात आपको याद रखनी है और बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना है कि सीडैक ने ही विकसित किया है। बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बिहार में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का उद्देश्य क्या है, जल्दी बताइए, प्रतिज्ञा योजना का उद्देश्य क्या है, शिक्षा में सुधार लाना, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, सामाजिक कल्याण और विकास या कृषि क्षेत्र में सुधार। तो आप सबको पता है कि प्रतिज्ञा योजना क्यों लाई गई थी। प्रतिज्ञा योजना के माध्यम से बेसिकली इंटर्नशिप प्रोग्राम करवाए जाएंगे किनको, युवाओं को, जिससे उनके रोजगार की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। और हर महीने क्या दिया जाएगा उनको, हर महीने 4,000 रुपये से अब 6,000 रुपये तक दिए जाएंगे। और यदि स्टेट के बाहर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको 2,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। तो प्रतिज्ञा योजना बेसिकली क्या है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम, क्या है, इंटर्नशिप प्रोग्राम है युवाओं के लिए, और उन्हें हर महीने कितना पैसा अब दिया जाएगा, 4,000 से लेकर 6,000 रुपये तक दिया जाएगा। और वो अगर बाहर के हैं यहाँ से तो उन्हें 2,000 रुपये अलग से भी मिलेगा।
तो ये बात आपको याद रखनी है, ध्यान से, बिल्कुल क्लियर। चलिए अगला सवाल। बिहार सरकार ने 2025 में किस नीति को मंजूरी दी है जो राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है? जो नवीनीकरण जो ऊर्जा है उसके उपयोग को बढ़ावा देती है। बिहार सौर ऊर्जा, बिहार हरित ऊर्जा, बिहार जलवायु परिवर्तन नीति, बिहार जैव ऊर्जा नीति। नवीनीकरण स्रोत क्या होते हैं? नवीनीकरण स्रोत बेसिकली प्राकृतिक स्रोत होते हैं, जीवाश्म ईंधन के विपरीत। प्राकृतिक वो सोर्स कौन कौन से, जैसे है सौर प्रकाश, सूरज का जो प्रकाश है, सूरज का प्रकाश। दूसरा भूतापी ऊर्जा, जल, हवा, भूतापी, हवा, जल, ये क्या है? नवीनीकरण स्रोत हैं ऊर्जा के, जिन्हें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। ये पर्यावरण के लिए भी हानिकारक नहीं होते हैं और इनकी उपलब्धता निरंतर बनी रहती है। ऐसे स्रोत कहलाते हैं नवीनीकरण स्रोत। और उसके उपयोग को बढ़ावा कौन सी नीति देती है? बिहार की हरित ऊर्जा नीति। तो याद रखिएगा नवीनीकरण स्रोत कौन कौन से हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं। सूर्य का प्रकाश है, भूतापी ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, हवा से, पवन चक्कियों के माध्यम से जो पवन ऊर्जा जनरेट होती है और इनकी उपलब्धता हम तक हमेशा बनी रहती है, लेकिन जीवाश्म ईंधन हमेशा उपलब्ध नहीं होते। तो कौन सी नीति है बिहार सरकार की? बिहार हरित ऊर्जा नीति। नालंदा विश्वविद्यालय ने किस मॉडल को प्रस्तुत किया है जो पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देता है? नालंदा विश्वविद्यालय ने, पहली बात तो नालंदा विश्वविद्यालय ने प्रस्तुत किया है जो पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन है नेट जीरो कैंपस मॉडल, हरित विश्वविद्यालय मॉडल, स्मार्ट कैंपस मॉडल और डिजिटल शिक्षा मॉडल। बताइए। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसने बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है नेट जीरो कैंपस मॉडल का। किसका? नेट जीरो कैंपस मॉडल का। नेट जीरो कैंपस मॉडल क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में जो कार्बन उत्सर्जन है उसको शून्य करने का प्रयास किया जाएगा। कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का प्रयास किया जाएगा, शून्य। तो कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का प्रयास किया जाएगा। नेट जीरो कैंपस मॉडल यही है। उसमें क्या होगा कि जो वहाँ जो कचरा है, जो परिसर के अंदर का कचरा है, उसका निपटान उचित तरीके से किया जाएगा। वहाँ पे प्राकृतिक जो स्रोतों हैं उनका उपयोग ज़्यादा किया जाएगा। ऊर्जा की खपत को कम किया जाएगा। नवीनीकरण ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाया जाएगा। तो इसका नेट जीरो कैंपस मॉडल किसका है ये भी पूछ सकता है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का। मान लीजिए सवाल आ गया कि जो नेट जीरो कैंपस मॉडल है वो किस विश्वविद्यालय ने चालू किया है, तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय ने चालू किया है। और क्या है नेट कैंपस मॉडल? कार्बन उत्सर्जन को अपने परिसर में शून्य करने का प्रयास करना। और कैसे? नवीनीकरण ऊर्जा का प्रयोग करके, जिससे पर्यावरण सुधरेगा। दूसरा, कार्बन उत्सर्जन को कम करके, ऊर्जा की खपत को कम करके। इन माध्यमों से नेट जीरो कैंपस मॉडल किसने लाया है? नालंदा विश्वविद्यालय ने। अगला सवाल है कि बिहार में 2025 में किस विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया जो विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देता है? कौन सा विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? विज्ञान निकेतन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान सिटी, विज्ञान भवन या विज्ञान मंदिर? बताइए किसका किया गया है? जल्दी बताइए। ये डॉक्टर एपीजे कलाम अब्दुल कलाम विज्ञान सिटी है। ये अभी निर्माणाधीन है, अभी बनी नहीं है, ये अभी निर्माण के दौर में है, निर्माणाधीन है। इसका निर्माण किया गया है। तो विज्ञान शिक्षा को कौन बढ़ावा देता है? एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान सिटी है वो बढ़ावा देती है। ठीक है। इसमें क्या क्या है? इसमें विज्ञान से रिलेटेड बहुत बड़े संग्रहालय होंगे, संग्रहालय हैं, प्रदर्शनियां हैं। ये कितने एकड़ में फैली हुई है? 21 एकड़ में ये फैली हुई। कितने एकड़ में फैली है? 21 एकड़ में फैली। तो बिहार में 2025 में किस विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया जाना है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान सिटी बनेगी। ये अभी अपने निर्माण दौर में है, अभी इसका निर्माण हो रहा है। और ये क्या है? इसमें बहुत सारे संग्रहालय होंगे जो वैज्ञानिक नवाचार, इन सारी चीज़ों को भी ये बढ़ावा देगी। कितने एकड़ भूमि में फैला हुआ है? ये 21 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। तो ये बात आपको याद रखनी। चलिए अगला सवाल। बिहार में 2025 में किस विश्वविद्यालय ने, देखिए जो मैंने उतने टाइम कहा था कि इसे घुमा के भी पूछ सकता है, इस सवाल को घुमा के भी पूछ सकता है कि नेट जीरो कैंपस जो मॉडल है, नेट जीरो कैंपस का जो मॉडल है किस विश्वविद्यालय में लागू किया गया। और उसने पूछ ही लिया घुमा के, नेट जीरो कैंपस जिसमें कार्बन उत्सर्जन जो शून्य करना था, कार्बन उत्सर्जन शून्य करना था ना, तो किसने लॉन्च किया था? ये नालंदा विश्वविद्यालय ने। बिल्कुल सही। तो वही पूछा है किस विश्वविद्यालय ने प्रस्तुत किया, तो इसे प्रस्तुत किया किसने? नालंदा विश्वविद्यालय ने।
जिसमें कार्बन का उत्सर्जन इस परिसर में शून्य करने का प्रयास किया गया था नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोगों द्वारा। अगला सवाल, वायु की आर्द्रता को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? वायु की आर्द्रता को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, बताइए। वायु की आर्द्रता को नापने का जो काम करता है वो हाइग्रोमीटर करता है। वायु में जो जल वाष्प उपस्थित होता है, वायु में जो जल वाष्प की जो उपस्थिति होती है उसको नापने का काम कौन करता है? उसको नापने का काम करता है हाइग्रोमीटर। कौन? हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता को नापने का काम करता है। हवा में मौजूद जो भी जल वाष्प की मात्रा है उसे, तो ये बात आपको याद रखनी है कि हवा में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को नापने का काम कौन करता है? तो हवा में मौजूद जो जल वाष्प है उसको नापने का काम करता है हाइग्रोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है? वायुमंडलीय दाब को नापता है। बैरोमीटर क्या करता है? वायुमंडलीय दाब को नापता है। थर्मामीटर टेम्परेचर नापता है, तापमान। और ऑक्सीमीटर क्या करता है? ऑक्सीमीटर जो ब्लड का फ्लो होता है उसे नापता है और साथ साथ ही हृदय की गति नापने का भी काम करता है। तो बेसिकली हाइग्रोमीटर क्या कर रहा था? वायु की आर्द्रता नापने का काम कर रहा था, मतलब हवा में मौजूद जो जल वाष्प है उसकी मात्रा। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को नाप रहा था। ऑक्सीमीटर रक्त में ऑक्सीजन का स्तर। ऑक्सीमीटर क्या करता है? जो हमारा ब्लड होता है, रक्त होता है, उसमें ऑक्सीजन के स्तर की जांच करता है और हृदय गति को भी जांचता है ये ऑक्सीमीटर। तो सवाल आता है कि ऑक्सीमीटर क्या करता है? जो हमारा रक्त है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को और हृदय की गति नापता है। और थर्मामीटर टेम्परेचर नापने का काम करता है। ठीक है, चलिए। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? लगभग मानव शरीर में लगभग रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.35 से 7.45 तक होता है, जो थोड़ा सा क्षारीय होता है। आप सबको पता है कि यदि पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय कहलाएगा और यदि पीएच मान 7 से अधिक है तो वो क्षारीय कहलाएगा। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.35 से लेके 7.45 तक। तो ये 7 पॉइंट से ज़्यादा ही है, तो ये हल्का सा क्षारीय होता है। जो ब्लड होता है हमारा वो हल्का सा क्षारीय होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना हो जाएगा? बताइए, रक्त का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7.4। क्यों? क्योंकि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.35 से 7.45 तक। और ये भी पूछ सकता है कि रक्त का जो पीएच मान है वो क्षारीय है अम्लीय है? तो ये हल्का सा क्षारीय होता है क्योंकि 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 7.4। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? आप सबको पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण है उस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। क्लियर? सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। सूर्य का प्रकाश का उपयोग करते हैं पौधे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में मौजूद है उसका उपयोग करते हैं, और पानी का उपयोग करते हैं। और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। ठीक है, अब बताइए कौन सी ऊर्जा अवशोषित हो रही? कौन सी गैस अवशोषित हो रही? पूछा है ना कि कौन सी गैस अवशोषित हो रही। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है? पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो कौन सी गैस अवशोषित हो रही है? बिल्कुल सही, कौन सी गैस अवशोषित हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके क्या कर रहे हैं पौधे? अपना भोजन बना रहे हैं। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और बना क्या रहे हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन को जनरेट कर रहे हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है? न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन ये होता है कि संसद जब कोई कानून बनाती है या कार्यपालिका विधायिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनका जो हमारी न्यायपालिका द्वारा उसको न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है कि ये संविधान के अनुसार ये मान्य है या नहीं है, ये कहीं संविधान का उल्लंघन तो ये कानून नहीं कर रहा है। मान लीजिए जब भी हमारी कोई विधायिका है, ये कोई नया कानून बनाती है। विधायिका क्या करती है? विधायिका का काम होता है कानून बनाना। जब कोई नया कानून बनता है तो हमारी न्यायपालिका क्या करती है? इस कानून का न्यायिक पुनरावलोकन करती है कि कहीं ये जो नया कानून है वो संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। ये जो नया कानून है वो कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, संविधान के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। क्योंकि भारत में संविधान का संरक्षणकर्ता किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं? उस कानून का न्यायिक पुनरावलोकन करते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि ये जो नया कानून है वो संविधान के अनुसार सही नहीं है या संविधान का उल्लंघन करता है तो वो उस कानून को अमान्य भी घोषित कर सकते हैं।
यही कहलाता है न्यायिक पुनरावलोकन। और न्यायिक पुनरावलोकन लिया कहाँ से गया है? अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा, यूएसए से लिया गया है भारतीय संविधान में। और ये भारतीय संविधान में कहाँ देखने को मिलता है? ये आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 132 और आर्टिकल 13, इन सभी जगह न्यायिक पुनरावलोकन देखने को मिलता है। तो किस अनुच्छेद में यहाँ होना चाहिए? नहीं दी गई, नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि आर्टिकल 32 में भी न्यायिक पुनरावलोकन है, आर्टिकल 13 में भी पुनरावलोकन है, आर्टिकल 226 भी पुनरावलोकन से संबंधित है, लेकिन आर्टिकल 144 नहीं है। क्लियर? चलिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आप सबको पता है मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? बताइए, यकृत, गुर्दा, पाचन ग्रंथि या पिट्यूटरी? वो मानव शरीर है, उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, और यही लीवर काम करता है क्या? भोजन पचाने का। भोजन पचाने का काम भी यही करता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ये बात आप याद रखिएगा। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? बताइए, सबसे छोटी ग्रंथि को भी तो पढ़ा होगा ना आपने। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर की? बताइए, तब तक पानी पी लेती हूं मैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। ये कहाँ है? मस्तिष्क में स्थित होती, मस्तिष्क में होती। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। क्लियर? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की, ये लो पानी, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है। क्लियर? चलिए, सबसे बड़ी यकृत। भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली की अवधारणा कहाँ से ली गई? बताइए, भारतीय संविधान में जो संघीय प्रणाली है, ये सवाल पूछा था मैंने आपसे, ये सवाल पूछा था कि भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? आयरिश संविधान, अमेरिकी संविधान, कनाडा और ब्रिटिश संविधान, कहाँ से ली गई? बताइए, भारत में जो संघीय प्रणाली की अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? बिल्कुल सही, कनाडा से ली गई। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, तो हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। अमेरिकी संविधान से क्या लिया है? बताइए, अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया है? मुझे कमेंट करके बताइए। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? और ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश संविधान से हमने संसद की सर्वोच्चता ली, संसद की सर्वोच्चता। क्लियर? ये तो संघीय प्रणाली की अवधारणा किससे ली गई है? संघीय प्रणाली की अवधारणा कनाडा से ली गई है, याद रखिएगा, सवाल मैंने पूछा था अभी आपसे। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी। 1911 में बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था? 1911 में बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया? बंगाल विभाजन कब हुआ? आप सबको पता है, बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। कब हुआ था? कर्जन के समय हुआ था। बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया था। उसी के विरोध में क्या चालू हुआ था? उसी के विरोध में चालू हुआ था स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये रद्द कब हुआ था? ये किसके समय रद्द हुआ था? ये रद्द हुआ था लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। लॉर्ड तो नहीं लगाने चाहिए इनके नाम पे, हार्डिंग सेकेंड। हार्डिंग सेकेंड के टाइम पे ये रद्द हो गया था। कब? जब जॉर्ज पंचम का दरबार लगा था, दिल्ली दरबार। भारत में जब जॉर्ज पंचम का दरबार लगा था, क्या? दिल्ली दरबार। उस टाइम दो चीजें हुई थी। क्या? जॉर्ज पंचम के जो दरबार हुआ था, दिल्ली दरबार, उसमें कौन सी दो चीजें हुई थी? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और भारत की राजधानी कोलकाता से क्या बना दी गई थी? दिल्ली। तो राजधानी परिवर्तन भी हुआ था, राजधानी परिवर्तन। आप सबको पता है राजधानी परिवर्तन कहां से कहां हुआ था? कोलकाता से दिल्ली। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। बंगाल विभाजन किसके टाइम हुआ? कर्जन के टाइम पे हुआ था। बंगाल विभाजन के बाद क्या शुरू हो गया था? स्वदेशी आंदोलन। ये चीज क्लियर? ठीक है। अगला 1911 में क्या क्या हुआ था? 1911 में क्या क्या हुआ था? 1911 में जो जॉर्ज पंचम का दरबार, दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था, उसमें जो ये जो हार्डिंग था, इसने क्या किया? इसके समय क्या हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया 1911 में। दूसरी चीज क्या हुई? राजधानी परिवर्तन हुआ था। कहाँ? कोलकाता से दिल्ली राजधानी हो गई थी। तो राजधानी क्या हो गई थी? दिल्ली। याद रखिएगा, दिल्ली हो गई थी राजधानी कोलकाता से। ये दो चीजें हुई थी 1911 में। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सी होती है? फीमर, ह्यूमरस, रेडियस, टिबिया। जल्दी बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। इसी को बोलते हैं जांघ की हड्डी। इसे क्या कहा जाता है? जांघ की हड्डी कहा जाता है। क्लियर? याद रखिएगा।
तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी है मानव शरीर की? फीमर, जांघ की हड्डी। कौन सा दस्तावेज है जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है 1854 का वुड डिस्पैच, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए किसे कहा जाता है वुड डिस्पैच? यही वुड डिस्पैच है जिसने आधुनिक शिक्षा की नींव रखी थी। यही वुड डिस्पैच है जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी थी, और यहीं से अंग्रेजी को क्या बना दिया गया था? जो शिक्षा का माध्यम है वो किसे बनाया गया था? अंग्रेजी को। शिक्षा का जो माध्यम है वो क्या हो गया था? इंग्लिश को बनाया गया, और जो आधुनिक शिक्षा दी जाती है उसकी नींव यहीं से पड़ी थी। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? 1854 के वुड डिस्पैच पत्र को, वुड डिस्पैच घोषणा पत्र को क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। और यही है, कभी कभी पूछ लेता है कि जो शिक्षा का माध्यम है वो इंग्लिश होगा, वो किस में आया था? तो वही 1854 के वुड डिस्पैच में ही आया था। इसमें प्राथमिक शिक्षा की भी बात की गई थी। क्लियर? चलिए, तो वुड डिस्पैच पत्र किससे संबंधित है? भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा से। और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच पत्र को कहा जाता है। वुड डिस्पैच पत्र क्या है? आधुनिक शिक्षा का जो नींव है वहीं से पड़ी थी। अगला सवाल है, किस यंत्र का उपयोग है जो वायु दाब मापने के लिए उपयोग होता है? मैंने अभी बताया था, जब मैंने वो बताया कि हाइग्रोमीटर का उपयोग, बैरोमीटर, ऑक्सीमीटर का उपयोग रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को पता करने के लिए। तो बताइए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग? अभी जस्ट बताया भाई, आपको तो पता होना चाहिए। वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर था। दोबारा रिपीट करवा देती हूं ताकि ना भूले। हाइग्रोमीटर किसके लिए था? हाइग्रोमीटर था वायु की आर्द्रता को मापने के लिए। वायु की आर्द्रता को मापने के लिए क्या था? हाइग्रोमीटर था। थर्मामीटर किसके लिए था? तापमान मापन के लिए था। बैरोमीटर किसके लिए था? दाब मापन के लिए था। और ऑक्सीमीटर किसके लिए था? रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को मापने के लिए था, और हृदय की गति को भी मापने के लिए। तो बैरोमीटर का उपयोग किसके लिए? वायु दाब मापने के लिए। थर्मामीटर टेम्परेचर, हाइग्रोमीटर वायु आर्द्रता, और ऑक्सीमीटर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा। मानव शरीर में रक्त का क्या प्रमुख कार्य होता है? जो ब्लड है वो क्या काम करता है? ऑप्शन है पोषक तत्वों का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन, हार्मोन का परिवहन, उपरोक्त सभी। आप सबको पता है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि रक्त के ये तीनों काम है। पोषक तत्वों का भी परिवहन करता है, ऑक्सीजन का भी, और हार्मोन का भी। मानव शरीर में रक्त का पीएच वैल्यू कितनी होती है? अभी जस्ट हमने पढ़ी है कि रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.34 से 7.45 तक होती है लगभग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7.4। रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए, 2025 में भारत सरकार ने किस उपराज्य नालंदा परिसर बनाने की घोषणा की है? ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने ये लाया है कि भारत सरकार ने कहाँ पे नालंदा परिसर बनाने की घोषणा की है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। और ये नालंदा परिसर पढ़ते ही लोग लगा देंगे बिहार। ये नालंदा परिसर देखते ही लोग लगा देंगे बिहार, और जितने लोग बिहार लगाएंगे वो 1 नंबर से एग्जाम से हो जाएंगे बाहर, और उनका सिलेक्शन नहीं होगा। और उनके लिए ये रिग्रेट हो जाएगा कि काश ये सवाल बार बार पढ़ लिया होता तो आज हम सिलेक्ट होते। ये इसलिए लाया है मैंने क्वेश्चन क्योंकि ये नालंदा परिसर कंफ्यूज करेगा आपको कि भारत सरकार ने 2025 में किस राज्य में महाविद्यालय और नालंदा परिसर की घोषणा की है, स्थापना की। तो नालंदा परिसर की स्थापना होनी है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में। और ये कोई नहीं लगाएगा, सब लगा के आ जाएंगे बिहार। नालंदा परिसर सुनते ही आंसर सब क्या लगाएंगे? बिहार। और आपको पता है तो आप लगा के आ जाएंगे छत्तीसगढ़। तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और बाकी जितने हैं वो 1 नंबर से रह जाएंगे। ये है बोनस पॉइंट्स। इन्हीं बोनस पॉइंट्स पे आपको दूसरों से आगे निकलना है, और यही आपको सिलेक्शन दिलवाते हैं, यही मार्क्स। क्योंकि एवरेज मार्क्स सबके उतने आ जाते हैं। बस मुद्दा यहाँ होता है कि जो अलग से क्वेश्चंस पूछा है एग्जामिनर ने, उनको कौन सही करता है। और ये नालंदा परिसर पढ़ते ही लोग झट से लगा के आएंगे बिहार, और उनका आंसर हो जाएगा गलत। क्योंकि 2025 में जो नालंदा परिसर है वो कहाँ होना है? वो रायगढ़ में स्थित है। नालंदा परिसर क्या है? बेसिकली एक लाइब्रेरी। नालंदा परिसर एक लाइब्रेरी का फॉर्म है, जहाँ पे क्या रहेगा? कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बुक्स रहेंगी, 24/7 वाईफाई की सुविधा रहेगी,
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ई बुक्स का भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे रखा गया है कि अगर ई बुक्स वगैरह पढ़नी है तो डिजिटली लाइब्रेरी, उसका कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे है। तो एक बेसिकली बहुत बड़े फॉर्म में एक लाइब्रेरी बनवाई जा रही है। क्या है नालंदा परिसर? एक बहुत बड़े फॉर्म में एक लाइब्रेरी, जहाँ सिविल सर्विसेज की बुक भी उपलब्ध रहेंगी, 24/7 वाईफाई की सुविधा, नेटवर्क कनेक्टिविटी, सारी सुविधा मिलेगी। तो ये नालंदा परिसर सुन के प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा और बिहार मत लगा के आइएगा, क्योंकि राइट आंसर है छत्तीसगढ़ का रायगढ़। क्लियर? और ये क्या है? बेसिकली ये एक लाइब्रेरी है। ठीक है, चलिए अगला। 2025 में भारत सरकार ने किस राज्य में रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया? आप सबको पता है रायसीना डायलॉग क्या होता है। रायसीना डायलॉग बेसिकली नई दिल्ली में आयोजित होता है, जहां बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि आते हैं और वो क्या करते हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पे आपस में डिस्कस करते हैं। उन जो चुनौतियां हैं आने वाली विश्व में, उनको कैसे हैंडल करना है, उन सारे विषयों पे चर्चा होती है। तो इस बार जो रायसीना डायलॉग हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो नई दिल्ली में हुआ है। तो याद रखिएगा कि रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। जिसमें क्या था, लगभग 125 देशों के 3500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 125 देशों के 3500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये याद रखिएगा, ये डाटा की लगभग मेन ये है कि रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ। तो रायसीना डायलॉग का ये कौन सा संस्करण था? तो 10वां संस्करण था। और कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 125 देशों के 3500 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका एक थीम याद रख लीजिएगा आप लोग। थीम क्या था? कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। क्या था? लोग, शांति और ग्रह। कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। क्योंकि भरोसा नहीं है ना, क्या पूछ ले। रायसीना डायलॉग अभी हुआ है 2025 में, पता चले पूछ ले तो फिर क्या करेंगे। तो रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। जो अलग अलग देश हैं उनके प्रतिनिधि भाग लेते हैं। 125 देशों के लगभग 3500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। और इसका थीम क्या था? कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 15 अगस्त। आप सबको पता है संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अब आप बताइए उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ये क्या हुआ था? पेश हुआ था। और उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। स्टेट पीसीएस का सवाल है बीपीएससी के कि कब पारित हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव। 2 डेट दे दी गई थी, 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947। बेसिकली लोग चालाकी करके आ गए थे 13 दिसंबर 1946। भाई साहब ये पेश हुआ था 13 दिसंबर को, लेकिन पारित ये 22 जनवरी को हुआ था। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो पेश कब हुआ था? तो पेश होने की डेट याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946। और पारित कब हुआ था? पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। क्या उद्देश्य प्रस्ताव? ये सवाल पूछा गया सवाल कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ। और बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगा के चले आए थे 22 जनवरी। पेश 13 दिसंबर को हुआ था, पारित 22 जनवरी को हुआ था। क्लियर? चलिए। और पहला अधिवेशन संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946। किस आर्टिकल के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? अवशिष्ट शक्तियों का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है? बताइए। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, कौन सा आर्टिकल बताता है? 245, 246, 247 या 248? तो अवशिष्ट शक्तियां बेसिकली क्या होती हैं? ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके पास कानून बनाने की शक्ति, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऐसे सब्जेक्ट जो ना तो संघ सूची के विषय होते हैं, ना तो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ना तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। और इन सूचियों पे जो कानून बनाने की शक्ति वो किसके पास होती है? सेंटर के पास। और ये प्रावधान है आर्टिकल 248 में। किसमें प्रावधान है? आर्टिकल 248 में ये प्रावधान किया गया है। तो अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? जो सब्जेक्ट्स ना तो संघ सूची में होते हैं, ना तो राज्य सूची में, ना तो समवर्ती सूची में। ऐसे विषयों पर जो कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? सेंटर के पास। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 248 में। हंटर कमीशन ने किसके विकास पर बल दिया? हंटर कमीशन ने किसके विकास पर बल दिया? प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। जो हंटर कमीशन है वो बेसिकली किससे संबंधित थी? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी। और 1854 का जो वुड डिस्पैच पत्र आया था ना, उसका समर्थन किया था इसने। 1854 में जो वुड डिस्पैच पत्र आया था, वुड डिस्पैच घोषणा पत्र आया था, उसका समर्थन इसने किया था।
वुड डिस्पैच घोषणा पत्र। तो जो हंटर कमीशन है वो किससे संबंधित था? वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा का विकास है उसको बढ़ावा देने के लिए था हंटर कमीशन। तो किसके लिए था हंटर कमीशन? प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा पत्र ने जो रिकमेंडेशन दी थी उन रिकमेंडेशंस को समर्थन किया था हंटर कमीशन ने। क्लियर? चलिए, किससे संबंधित? प्राथमिक शिक्षा से। किस अधिनियम के अनुसार बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था? बर्मा भारत से पृथक हुआ था ना, तो बर्मा को किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था? बताइए। ऑप्शन है अधिनियम 1909, अधिनियम 1919, अधिनियम 1935 और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था? अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, इसके तहत क्या हुआ था? बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। और ये जो नियम है वो कब लागू हुआ था? 1937 में ये लागू हुआ था। 1937 में ये लागू हुआ था। तो कौन से शासन अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? 1935 के शासन अधिनियम द्वारा। और ये भी एक बात आप याद रख लीजिएगा, पूछ सकता है भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, बर्मा आज़ाद हुआ था 1948 में। बर्मा जिसे अरे म्यांमार, तो बर्मा कब आज़ाद हुआ था? 1948 को। क्लियर? चलिए अगला सवाल। चलिए, ये जितने सवाल थे ये आपको कराए जा चुके हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल थे बिहार के लिए। देख लीजिएगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, आप ही का फ़ायदा है। वीडियोस आती हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। नोटिफिकेशन वाली प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है। बेल आइकन दबा लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर भी लिया है और बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिएगा, नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में। और भी अगर आपको इसी सीरीज़ में कुछ नई चीज़ें नई चीज़ें ऐड ऑन करवानी हो तो मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा, वैसे ही वीडियो आपके लिए ला दिए जाएंगे। और ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगली ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।